Hello everyone, I welcome you all back to our Master One Concept at a Time सीरीज़, जहाँ पे हम आज फिर से इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा सा माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट हम देखेंगे, उसको समझने का ट्राई करेंगे और उसमें जो कुछ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डायरेक्ट कहीं दिखती नहीं है लिखी हुई, वो सारे एस्पेक्ट्स हम समझने का ट्राई करेंगे, है ना। सो एज यू ऑल कैन सी वी आर गोना स्टडी अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट इज़ इट, है ना। क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, है ना, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, व्हाट शुड बी द बेटर वे फॉरवर्ड और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अभी आपको टेक्निकलिटी में जाने की नीड नहीं है, धीरे धीरे चीज़ समझिए, वीडियो ख़त्म होते तक आपको सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी एंड यू विल डेफिनेटली लाइक द वे वी आर गना अंडरस्टैंड दिस होल थिंग, है ना। सो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, किसकी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, सो डेमोक्रेसी मीन्स लाइक देयर आर फ्यू पीपल जिनको हम इलेक्ट करते हैं टू बी आर वॉइस, है ना। सो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज मीन टू एको द वॉइस ऑफ द पीपल। लोग अपने लिए क्या चाहते हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं। अब पूरे देश की जनसंख्या तो एक जगह बैठ के ऐसे मतलब चाय पे बैठ के थोड़ी ना पूरे देश की जनसंख्या अपनी इश्यूज डिस्कस कर सकती है, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो वी जस्ट ट्राई टू इलेक्ट अ फ्यू पीपल हु एक्ट लाइक आर वॉइस, है ना। सो दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, है ना। हर एक जिस इंसान को हम चुन के भेजते हैं, हम ये सोच के भेजते हैं कि वो आगे हमारे डेमोक्रेसी का जो फ्लोर होता है, डेमोक्रेसी के हाउस जो होते हैं आपका, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, वहाँ पे जाके हमारे मुद्दों को प्रेजेंट करेंगे, है ना, टू बी आर वॉइस, ये सब। बट क्या हो कि आपने जिसको चुन के भेजा हो वो उस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकल आए, मतलब कि आपने चुन के भेजा किसी इंसान को, लाइक मान लो कोई इंसान था। अब आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो वैसे तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड, वैसे तो आपको पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का कॉन्सेप्ट लोकसभा में तो हट चुका है ना। अब इलेक्टेड मेंबर्स कितने तरह के होते हैं आपको पता ही है। या तो वो मेंबर्स जो, देखो, किसी भी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ते, निर्दलीय बोला जाता है जिनको, इंडिपेंडेंट। या तो किसी पार्टी के टिकट पे जो लड़ते हैं, दो तरह के मेंबर्स होते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब मान लो कोई इंसान इलेक्शन जीतता है, कोई इंसान इलेक्शन जीतता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे। आपने जब उसको चुन के भेजा होता है तो यू एक्सपेक्ट कि वो जिस पार्टी से चुना गया है और आपने उसको अगर जिताया है उस पार्टी से, तो उस पार्टी का कोई मैनिफेस्टो होगा, उस पार्टी के कोई आपसे, मतलब उन्होंने वादे किए होते हैं ना अपने कैंपेनिंग के टाइम पे, वो सारी चीज़ें आपको लगती है कि हमारे लिए अच्छी हैं तो हम इनको चुन के भेजते हैं। आपको उनका मैनिफेस्टो पसंद आता है, आपको उनका जो भी प्लान होता है फॉर देयर टर्म वो पसंद आता है, इसलिए आप चुन के भेजते हैं, है ना। तो मान लो आपने उनको किसी एक पार्टी की तरफ से वोट करके जिता के भेज दिया, तो आपको खुशी हुई कि आपका वोट क्या हुआ, आप किसी P1 पार्टी से खुश थे, आपने उसके कैंडिडेट को जिता दिया। अगले दिन आपको पता चलता है कि वो जीतने के बाद P2 पार्टी में चला गया, फ़ायदा क्या हुआ, आपका वोट वेस्ट हो गया। बिकॉज अगर आपको पता होता कि ये बंदा अगर पहले से ही P2 पार्टी में होता तो शायद आप उसको जिताते ही नहीं, बिकॉज आपके कोई अपने एस्पिरेशंस होते हैं, आपका अपना व्यू पॉइंट होता है जब आप किसी कैंडिडेट को जिताते हैं अपने मुद्दों को लेके और अपने एस्पिरेशंस को लेके, है ना। सो वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से मजाक बनाया गया किसका, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। एक तरह से मजाक बनाया गया किसका, आपके डेमोक्रेटिक मैंडेट का, जो भी आपने दिया था, है ना, मतलब पार्टी को, जिस तरह से आपने उनको बोला था कि आप हम पे रूल कर सकते हैं। तो वो पॉलिटिकल मेंबर अगर पार्टी चेंज करता है तो इट समहाउ अफेक्ट्स योर डेमोक्रेटिक मैंडेट सो बैडली, है ना। सो ये सारी चीज़ें कि मतलब एक इंसान, ये वॉइस जो है, आपने बोला कि दे आर वॉइस, क्या हो अगर ये वॉइस शिफ्ट होती रही कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, यू ऑल विल गेट कंफ्यूज, है ना। सो इसको रोकने के लिए क्या किया गया, इसी को रोकने के लिए, जो डिफेक्शन या दल बदल को रोकने के लिए जो लॉ लाया गया,
इंडियन डेमोक्रेसी में, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, विच इज कंसिडर्ड एज वन among all those controversial laws of our Indian democracy, है ना. So this is how we are gonna try to understand this beautiful concept, है ना. बट यहाँ पे क्या होता है, आपने एंटी डिफेक्शन लॉ तो ले आए, बट यहाँ पे एक और सेटबैक है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम पे कि पार्टी से दल बदल ना करे, उसके नाम पे कई बार क्या होता है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, मान लो आपने किसी को चुन के भेजा, ठीक है, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को चुन के भेजा. अब नो डाउट आपने इस इंसान को चुन के भेजा हुआ है, वो पार्टी का मेंबर तो है ही है, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो योर वॉइस. तो ऐसा ना हो ना कि पार्टी जो करती रहे वो उसकी हाँ में हामी मिलाता रहे, बिकॉज अल्टीमेटली उसको क्यों चुना गया था, पार्टी के लिए नहीं चुना गया था, उसको चुना गया था आपकी वॉइस बनने के लिए. ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके मुद्दे हमेशा पार्टी लाइंस के साथ अलाइन ही हो, जो पार्टी का अपना मतलब जो भी उनका प्रोजेक्शन हो. तो यहाँ पे क्या इशू आता है, यहाँ पे इशू आता है कि कैसे इनकी इंडिविजुअलिस्टिक लिबर्टी जो होती है, पॉलिटिकल लिबर्टी, उसको अफेक्ट कर सकता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ. जिससे ये क्या हो जाता है कि आप कोई भी अगर इसमें सवाल देखेंगे तो पूरे आपका फ्लोर ऑफ द हाउस में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उसके अगेंस्ट होते हैं या तो उसके सपोर्ट में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टी, है ना. सो वो चीज़ तो अच्छी नहीं है, बिकॉज फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों है, डिबेट करने के लिए, और ज़्यादा मतलब अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, और ज़्यादा अच्छे तरीके लाने के लिए, जिससे हम लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा कर सकें. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट एंटी डिफेक्शन लॉ नो डाउट curves the political defections, but at the same time is it also chaining our democracy, है ना. कि कहीं ये डेमोक्रेसी का जो मेन मतलब वही जो मेन पॉइंट है, दैट द पीपल दैट वी इलेक्ट शुड बी आवर वॉइस, कहीं उनकी वॉइस दब तो नहीं रही है, मतलब पार्टी वेब के नीचे ये सब, है ना. तो समझते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं. सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिफेक्शन या दल बदल को रोकने के लिए एक लॉ लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1985, जिसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया, विच इज़ योर एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना. इसने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आपके आर्टिकल थे उसमें चेंजेस लाए, 3-4 आर्टिकल्स में. वो हमारे मतलब इतना टेक्निकलिटी हमें नीड नहीं है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं धीरे धीरे, जितना आपको मतलब इस कॉन्सेप्ट को एज एन अवेयर पर्सन समझने की नीड है. इसने क्या बोला, इसने कुछ कंडीशंस बताई जिससे दल बदल को रोका जा सके. सो कैसे, कोई भी दल बदल करेगा या इन कंडीशंस को वायलेट करेगा तो ही कैन बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस. मतलब कि वो जीत के आया है बट उसका कैंडिडेचर ही डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसको वहाँ से हाउस से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा. समझ आता है आपको कि उनको निकाल दिया जाएगा, दे कैन नो लॉन्गर बी द मेंबर ऑफ द हाउस, है ना. वो जो भी थे, चाहे वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर हो, चाहे वो मेंबर ऑफ द काउंसिल हो, है ना, वो सारी चीज़ें. अब मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें थी. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफेक्शन के लिए काउंट होती हैं, कि मतलब जिनको दल बदल या डिफेक्शन में माना जाता है, जिससे लोगों का जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है वो वायलेट होता है. सबसे पहला, इफ अ पर्सन जो एक पार्टी के वोट पे आपका जिसको चुना गया है लोगों के द्वारा, वो उस पार्टी के जो मेंबरशिप है उसको वॉलंटरली क्या कर दे, छोड़ दे. तो फर्स्ट क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को उस टेन्योर के दौरान वॉलेंटरली गिव अप कर देता है तो ही इज़ बाउंड टू बी मतलब कैन बी डिस्क्वालीफाइड डिपेंडिंग अपॉन द मतलब जो भी आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होगा. सेकंड एक चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज विप. पार्टी जैसे मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जितने लोग चुने हुए हाउस में है ना, सब तो नहीं चुने होते, कुछ हार भी जाते हैं ना, तो जो हाउस में है उनमें से एक इंसान को वो चुनते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज विप. विप मतलब कि वो इंसान जो पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन करेगा पार्टी की मेंबर्स के बीच में, है ना. तो विप क्या करता है, जब भी मान लो मान लो आज कल मान लो सदन में क्या होना है, किसी चीज़ पे वोटिंग होनी है, किसी बिल पे या किसी मुद्दे पे, तो अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इतना ज़रूरी है कि आपको
चाहिए कि हमारे पार्टी के मेंबर हमारे ही सपोर्ट में रहें, तो क्या करते हैं, व्हिप क्या करता है, एक फॉर्मल ऑर्डर दे देता है जिसको मतलब व्हिप ही बोला जाता है ना। तो ये एक व्हिप इशू कर देता है, फॉर्मल ऑर्डर, जिसमें लिखा जाता है कि भाई आप हमारे जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं उनको अ, ऐसे ऐसे इस तरह से इस मुद्दे पे ऐसे रहना है, इस चाहे सपोर्ट में हो चाहे अगेंस्ट में हो, है ना, अपोज में हो। अब क्या होता है, अगर ऐसा कोई फॉर्मल ऑर्डर दिया हुआ है विप ने, तो अगर द स्टिल द मेंबर ऑफ द पार्टी वोट अगेंस्ट दिस फॉर्मल ऑर्डर, और कुछ लोग होते हैं कि यार अगेंस्ट करने पे तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तो इससे अच्छा है मैं कि उस दिन अब्सेंट रह जाता हूँ, है ना। नहीं, वो भी एक तरह से ये माना जाता है कि आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। तो इवन abstaining फ्रॉम द वोटिंग, तो चाहे आप उस जो भी मुद्दा है, आपके फॉर्मल ऑर्डर जो दिया था कि भाई ऐसे ऐसे सबने वोट करना है, उस तरह से वोट उसके अगेंस्ट करो चाहे अब्सटेन करो, है ना, दोनों ही केसेस में। और यहाँ पे अगर कोई प्रायर अप्रूवल ना हो तो यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड, है ना। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं जहाँ पे डिस्क्वालीफाई, वैसे ये आगे मैं भी डिस्कस करूँगा, ये बहुत मतलब जो डिटेलिंग में अगर मैं बात करूँ, तो एक और चीज़ होती है, अभी अपने हमने बात की कि कुछ ज़रूरी नहीं है सभी लोग पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आए हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, अब तो वैसे लोकसभा में ये चीज़ हटा दी गई है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे वो हटा दिए गए हैं, बट राज्यसभा में दे स्टिल एग्जिस्ट। इवन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जहाँ पे जिन 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 स्टेट्स के पास काउंसिल हैं उनमें अभी भी होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, आपके चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टेट के लेवल पे, है ना, चाहे आपका किसी स्पेसिफिक फील्ड से हो, चाहे आर्ट्स लिटरेचर साइंस एंड ऑल, है ना। अब मुझे ये बताइए, अगर नॉमिनेटेड मेंबर है तो क्या होता है, अब नॉमिनेट करा है उसको लोगों ने नहीं इलेक्ट करा है, तो सम हाउ इट इज़ नॉट लाइक कि लोगों को धोखा मिलेगा अगर वो चेंज करेगा, बट स्टिल नॉमिनेटेड मेंबर अगर इलेक्शन जीतता है तो उसको इलेक्शन जीतने के बाद 6 महीने का टाइम मिलता है टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट ही और शी वांट्स। मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर जब इलेक्ट होता है उसके 6 महीने तक उसको टाइम मिलता है कि तुम्हें अगर कोई पार्टी पसंद है तो उसको ज्वाइन कर लो, बट 6 महीने की डेडलाइन खत्म होने के बाद इफ़ द नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पार्टी तो ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड, इट कैन बी काउंटेड एज अ डिफेक्शन। समझ आता है नॉमिनेटेड का केस। चौथा केस आता है इंडिपेंडेंट का। अब मुझे देखो, ये ना कुछ रटना नहीं होता है, ये समझने वाली चीज़ है भाई। जिस वोट क्यों करते हैं लोग, वोट करते हैं ताकि अपने मुद्दों पे किसी इंसान को भेजें, अब वो इंसान बदल ना जाए उसको रोका जा रहा है। तो अगर किसी को आपने पार्टी की लाइन की टिकट पे जिताया है तो पार्टी से निकल जाना, धोखा देना आपके वोट को, तो ये डिफेक्शन है। अगेंस्ट वोट करना, पार्टी ये चाहती है उसके अगेंस्ट वोट करना, तो वो भी धोखा देना आपके वोट को। तीसरा, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको आपने नहीं चुना, उनको 6 मंथ्स का टाइम मिलता है, बट उसके बाद वो नहीं चेंज कर सकते, ऐसा नहीं तो वो जो भी उनका टर्म है चाहे 5 साल का टर्म हो उस टाइम पे वो 10 बार पार्टी बदलते रहें अपने मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से, ऐसा नहीं होता है ना। इंडिपेंडेंट मेंबर, अब खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, आपने उनको वोट किया होता है, हाँ वोट किया होता है, इनको नहीं किया होता नॉमिनेटेड को। लेकिन क्या आपने उनको किसी पार्टी की टिकट पे वोट किया होता है? नहीं। निर्दलीय क्या होता है, किसी भी पार्टी लाइन पे वो इलेक्शन नहीं लड़ते, अपने खुद के दम पे वो जीतते हैं, तो उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है ना। इंडिपेंडेंट मेंबर क्या है, आपने देखो, आपके पास क्या था, मान लो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वोट कर रहे थे आपके पास 5 कैंडिडेट थे, ठीक है, मतलब अब मान लो ये कोई फर्स्ट पार्टी से था, ये कोई सेकंड पार्टी से था, ये कोई थर्ड, ये फोर्थ, और ये मान लो आपका इंडिपेंडेंट था। आप इस पार्टी को भी पसंद नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, सबसे परेशान है कि कोई काम नहीं करता, आपने पांचवें को चुन के भेजा। तो ये भी एक तरह से क्या किया, आपने खुद की चॉइस दिखाई है, दैट सिर्फ किसी पार्टी के मेंबर, किसी पार्टी के कैंडिडेट को चूज करना ही चॉइस नहीं होती है, किसी पार्टी के मेंबर को ना चूज करना भी एक तरह की हमारी चॉइस है, दैट वी आर मेकिंग, कि हमें ये पार्टीज नहीं, ये पार्टी कैंडिडेट्स को नहीं जिताना है। तो अगर आपने इंडिपेंडेंट को चुन के भेजा है और बाद में अगले दिन कोई पार्टी ज्वाइन कर ली इन चार में से, तो आपके साथ धोखा हो गया ना। आपने तो उसको चुना ही इसलिए था बिकॉज आप इन चारों से परेशान थे। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, कैन नेवर ज्वाइन एनी पार्टी, इट कैन बी काउंटेड एज आपका डिफेक्शन। समझ आता है थोड़ी बहुत चीज़ें। आगे चलते हैं। यहाँ पे ना एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है। देखो कई बार क्या होता है कि
अगर मान लो इसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं, एंटी डिफेक्शन, वहाँ पे आपका डिफेक्शन काउंट नहीं होता, ये कॉमन सेंस। अगर मान लो पार्टी तो बदली लोगों ने, ठीक है, ये पार्टी 1 है, ये पार्टी 2 है, इंडिविजुअल लेवल पे तो डिफेक्शन है, लेकिन अगर आपका ये पार्टी के 2/3 मेंबर क्या हो, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 मेंबर्स क्या कर जाए, यहाँ ज्वाइन कर जाए, मतलब कि अराउंड 66-67% मेंबर क्या हों, अपनी पार्टी चेंज कर दें, साथ में एक साथ मिल के और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो इसको आप डिफेक्शन नहीं काउंट करते, इसको आप पार्टी का मर्जर की तरह काउंट करते हैं, एंड हियर योर एंटी डिफेक्शन लॉ नेवर अप्लाइज, है ना। बहुत ही अच्छी चीज़ है। लाइक अगर आपका कोई 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, इलेक्शन हो चुका है, सब जीत चुके हैं, बट क्या होता है कि किसी एक पार्टी के 2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स एक साथ उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो इट इज़ नॉट काउंटेड एज अ डिफेक्शन। इंडिविजुअल लेवल पे होता तो काउंट होता, बट अभी नहीं काउंट होगा, है ना। और दूसरा मैंने आपको बताया ही था कि इंडिपेंडेंट मेंबर, है ना, who joins a party after being elected is bound to be put through the एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोसीडिंग्स, है ना। और सो जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये करता क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे जो आपका पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म होता है, कि भाई मौका परस्ती, कि जहाँ अपना खुशी देख ली वहाँ को भाग दिए, उसको रोकने की ट्राई करता है इंडिविजुअल अपॉर्चुनिज्म, लेकिन साथ ही साथ बैलेंस किसके साथ बनाता है, आपका कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मतलब सेफ लाइन ड्रॉ करता है कि लोग मतलब एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि पार्टी चुन के भेजें हैं और 5 साल वो आपस में ही लड़ते रहें, तो वो देश क्या चलाएंगे या वो आपका स्टेट क्या चलाएंगे, इसीलिए, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा पॉलिसी इश्यूज़ के लिए। आगे चलते हैं। अब ये हुआ क्यों, आप सोचो, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, मतलब जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था उससे पहले क्या होता था। देखिए, इलेक्शन जीत लिया, ठीक है, मान लो किसी किसी स्टेट या सेंटर में पार्टी जीत गई, ठीक है, वो इलेक्शन जीत गई। अब क्या हुआ, अब मान लो दूसरी पार्टी क्या करे, इस पार्टी के जो जीते हुए मेंबर्स हैं उनको, मतलब पहले क्या होता था, लालच देती थी कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, हम आपको XYZ चेयरमैन बनाए देंगे किसी मतलब डिपार्टमेंट का, ये वो सो, है ना, या कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई मतलब ऑफिस पकड़ा देंगे अच्छा जैसा, कुछ भी, मतलब कोई भी तरह का पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का मतलब आपको लालच दे के क्या कर दे सकते थे, यहाँ से यहाँ ले गए, इनके पास तो फिर मैंडेट ही नहीं बचा, क्योंकि इनके पास क्या हो जाएंगी, ज़्यादा सीट्स हो जाएंगी, तो ये सब होता था। इसीलिए क्या है कि आपको पता भी है, इसलिए बाद में क्या हुआ, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पे भी कैप लगाया गया है कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, मतलब, तो मतलब क्या है कि जो आपका हाउस की टोटल स्ट्रेंथ हो जाए उसका 15%, मतलब, तो यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है इस केसेस में, मतलब आपका जो हिस्टोरिकल अगर मैं बात करूँ कि क्या होता है, तो आप ये सोचिए कि उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ भी धोखा, मतलब आपको लालच दे दिया जाए, आप अपनी पार्टी को धोखा देके दूसरी पार्टी में चले गए, है ना। तो मतलब अराउंड 1960s के टाइम में, मतलब 1960s 1970s, हमें एग्जैक्ट पता होने की नीड नहीं है, हरियाणा का एक केस था, हरियाणा के MLA, है ना, जिनका नाम था गयालाल, क्या था, गयालाल। ही वॉज एन MLA हु स्विच्ड पार्टीज थ्राइस अ डे, 3 times a डे, एक ही दिन में 3 पार्टियां बदली उन्होंने, ठीक है। और इसी से आपने सुना होगा एक बहुत अच्छी कहावत, आया राम गया राम, मतलब कि ये जो आपका MLA थे, इन्होंने क्या किया, एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, अपने जो भी उनको मिला होगा लालच एंड ऑल, तो इसी से आपका बाद में एक मतलब जो कहावत निकली, दैट वाज आया राम गया राम, है ना। तो यहाँ पे क्या था, इस वजह से क्या होता था, इस आया राम गया राम पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता था, गवर्नमेंट जो बनती थी वो स्टेबल नहीं होती थी, है ना, और साथ ही साथ जो पब्लिक फेथ है उसका, उसके साथ क्या होता था, बेट्रेयल होता था। सो इसको रोकने के लिए आपका क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, आप ये समझ सकते हैं, है ना। इवन आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हम ये ट्राई करते हैं कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को जहाँ तक हो सके कम किया जा सके, ठीक है।
अब ये तो अभी हमें तक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखी कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये करता है वो करता है, बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है? तो क्रिटिसिज्म बहुत सिंपल सा है, मैंने अभी आपको क्या बताया, पार्टी व्हिप या फॉर्मल ऑर्डर जारी कर दे, ऐसे वोट करना है तो करो, ठीक है। क्लोज बैलेट वोटिंग जो होती है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हो गया या कुछ, उस सब में ये काउंट नहीं होता है। तो फॉर द मैटर, है ना, अब मान लो कोई भी मुद्दा डिस्कस हो रहा है, भाई पार्टी हर बात पे व्हिप जारी कर दे रही है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ये तो पार्टी बोल रही है ना, मतलब पूरा अकेला मिनिस्टर या अकेला मेंबर क्या कर रहा है? कुछ नहीं। ये तो सारी जो पावर है वो तो पार्टी मेंबर्स में नहीं, पार्टी हाईकमान के पास चलेगी। जो वो बोलेंगे व्हिप में, जो बोलेंगे वैसे ही सबको एक्ट करना है। तो मान लो आपने अपने एरिया के किसी इंसान को चुन के भेजा था, अब आप सोच रहे थे कि वो आपके इशू उठाएगा, बट वो तो क्या कर रहा है, अपनी पार्टी की हाँ में हाँ मिला रहा है। तो हो सकता है उनकी पार्टी ऐसा कुछ व्हिप जारी करे जो आपके इश्यूज़ को सप्रेस कर रहा हो, तो हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया। तो सबसे पहला क्या होता है, इट किल्स डिबेट। पार्टी की अपने अंदर जरूरी थोड़ी ना है, पार्टी के जो सारे मेंबर जीतते हैं जरूरी थोड़ी ना उनमें भी, सब में सबके व्यूज़ मिलते ही हों, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आप क्या करते हैं, डिबेट ख़त्म हो जाती है, सबको हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। सो लेजिस्लेटर्स ऑन एनी इशू कैन नेवर वोट बाय देयर कॉन्शियंस। उनको क्या अच्छा लगता है वो मैटर नहीं करता, पार्टी को क्या अच्छा लगता है वो मैटर करता है। तो इट इज़ समहाउ किलिंग द डिबेट, है ना, मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियंस ऑफ अ लेजिस्लेटर। इट वीकन्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्यों? आपने चुन के भेजा तो आपके लिए अकाउंटेबल है ना वो इंसान, बट इंस्टेड वो किसके लिए अकाउंटेबल हो जाता है विप की वजह से? पार्टी के लिए। वो आपने उस पर ट्रस्ट किया, ही और शी शुड बी अकाउंटेबल टू यू, कि आपने उसको ये ट्रस्ट करके भेजा तो वो उस मुद्दे को उठाए। बट इंस्टेड द पीपल आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ड्यू टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ड्यू टू डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स, they become accountable to the party, not to the very people that have elected them, है ना। So third, centralization of power. We can say that centralization of power happens, मतलब within a party only the party high commands या party leadership becomes stronger। पार्टी के जितने भी सिलेक्ट होके आए सबकी बात थोड़ी ना सुनी जाएगी, जो लीडरशिप ने बोला, जो व्हिप ऑर्डर जारी हुआ अगर किया है तो दैट शुड बी फॉलोड। तो ग्रास रूट लेवल पे जो वॉइस होती है वो कमज़ोर होती जाती है ना। तो फिलोसफिकली अगर मैं बात करूँ तो डेमोक्रेसी इज़ मेंट टू बी अ डायलॉग ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियंस। हर इंसान जहाँ से उठ के आया है, जहाँ से इलेक्ट होके आया है, वो अपने अपने मुद्दे उठाए, बट इंस्टेड इट टर्न्स इनटू सम काइंड ऑफ पार्टी ओबीडियंस, कि पार्टी जो बोले वो फॉलो करना है, अदरवाइज यू कैन बी, मतलब पुट अंडर द डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स, है ना। ये सब होता है। अब इसमें जुडिशरी ने क्या क्या बोला है देखो। अब डिफेक्शन प्रोसीडिंग में आपको अगर मैं बता दूं तो फाइनल से हमेशा किसका होता है, प्रिजाइडिंग मेंबर ऑफ द हाउस, चाहे वो स्पीकर हो लोकसभा या स्टेट एसएलए में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, चाहे आपका चेयरमैन हो राज्यसभा का, है ना। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता भी है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, मतलब वीपी इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब इसमें देखो होता क्या था, स्पीकर ना काफ़ी टाइम क्या होता था कि टाइम बाउंड डिसीजन नहीं लेते थे, मतलब अगर डिस्क्वालिफिकेशन और ये सब में ना अगर उनको कुछ फ़ायदा मिल रहा है ऐसे कुछ, मतलब पेंडिंग रख दो डिसीजन ये सब। और स्पीकर का जो मतलब, देखो आप स्पीकर के डिसीजन को नहीं क्वेश्चन कर सकते, बट स्पीकर ने किस बेसिस पे वो डिसीजन लिया है उन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत हद तक, मतलब जुडिशरी, मतलब आप डिस्कस कर सकती है कि मतलब द मैटर जिसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है ना। अदरवाइज इसमें वैसे भी फाइनल से क्या होता है, सुप्रीमेसी किसकी है, स्पीकर की है, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पीकर मस्ट एक्ट एज अ न्यूट्रल अथॉरिटी, बट जनरली ये देखा नहीं जाता, ये आप सभी भी जानते हैं ना, पार्टी के हिसाब से जो होता है स्पीकर वैसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ कि तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो अ, अगर मैं बात करूँ रिफॉर्म्स की या वे फॉरवर्ड की, है ना, कि कैसे आगे क्या करना चाहिए, तो मे बी हर मुद्दे पे आपका विप नहीं होना चाहिए, मतलब हर छोटी छोटी बात पे आप पार्टी ऑर्डर को फॉलो करना ये नेसेसरी नहीं होना चाहिए। इट शुड ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड
इन द केसेस ऑफ, मतलब जहाँ पे एक्चुअल में स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एट स्टेक, वो मुद्दे जिससे गवर्नमेंट सरकार गिर सकती है, उनमें आप एंटी डिफेक्शन का यूज़ करिए, है ना, बहुत खुशी से करिए। बट ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एंटी डिफेक्शन का यूज़ करें। तो फर्स्ट रिफॉर्म शुड बी लाइक कि आपका जैसे कौन कौन सी चीज़ें स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट को अफेक्ट करती हैं। आपका मनी बिल्स हो गया, बजट हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, है ना। यहाँ पे मान लो आप ऑर्डर कर दो कि भाई पार्टी लाइन के, मतलब जो भी पार्टी बोलेगी वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ना फॉलो करे तो यहाँ पे पूरी पार्टी की स्टेबिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट की स्टेक पे होती है। तो हाँ, यहाँ पे करिए। तो सबसे पहला रिफॉर्म क्या होना चाहिए कि यूज ADL वेयर इट ट्रूली मैटर्स, वेयर इट ट्रूली मैटर्स, मतलब इन केसेस ऑफ लाइक एक्चुअल स्टेबिलिटी इशू, जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी का एक्चुअल इशू हो सकता है। ना कि ऐसे नहीं कि कल को किसी छोटे से मुद्दे पे भी बात हो रही है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को, जो कोई इतना बड़ा इशू नहीं, उसमें भी पार्टी हाँ में हाँ मिलवाने के लिए आपका व्हिप इशू कर रही है। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर आर मेन सोल ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। अब दूसरी बात, सबसे जो मेन मुद्दा होता है दैट इज़ कि आप स्पीकर को क्यों, स्पीकर तो किसी पार्टी से चुन के ही होता है ना, स्पीकर जो जीती होती है वही बनाते हैं। हाँ, बोलने को तो बाय कन्वेंशन ही और शी, मतलब आपका रिजाइंस फ्रॉम द पार्टी, है ना, मतलब कन्वेंशन है, नेसेसरी नहीं है। बट स्टिल आपको भी पता है, सबको पता है, इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता। बट ऑब्वियसली स्पीकर तो वही फॉलो करेगा जिस पार्टी से वो अलाइंड है। तो एक हद तक सेकेंड रिफॉर्म ये हो सकता है कि शिफ्ट द डिस्क्वालिफिकेशन पावर जो होती है, इट शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम स्पीकर टू एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कि आपका जो फाइनल से होना चाहिए वो स्पीकर के पास मत रखो, कोई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल बनाओ, उसके पास वो सारा से होना चाहिए, जिसका कोई उसमें ना आपका इंटरेस्ट ना हो, इंक्लिनेशन ना हो, है ना। थर्ड हो सकता है वॉलेंटरली गिविंग अप। अब ये वॉलेंटरली, स्वेच्छा से, ये जो है ना, ये बहुत आर्बिट्री टर्म है, इसका कैसे भी इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। बट तो ये जो आर्बिट्री इंटरप्रिटेशन है इसको हटाना चाहिए, है ना, मतलब ताकि आपका यहाँ पे मिस जजमेंट ना हो। ठीक है, ये दो तो सबसे मेन है ऊपर वाले। सो दीज रिफॉर्म्स विल हेल्प टू बैलेंस द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन क्या करता है, सरकार को स्टेबल बनाता है, नहीं तो हर दूसरे दिन सरकार बदलती रहे, है ना। वर्सेस फ्रीडम, इन दोनों की डिबेट है ना। एक तरफ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो आपके सभी पार्टी मेंबर्स जो भी इलेक्टेड हैं उनको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। एक तरफ है फ्रीडम, कि भाई जरूरी नहीं है सब एक दूसरे से मतलब हाँ में हाँ मिलाएं तो मतलब ऑब्वियसली वो सारे एक दूसरे से खुश हैं, जरूरी थोड़ी ना। हो सकता है कि किसी को अपने पार्टी की कोई बात पसंद ना आए, जो उसके जिस एरिया से वो इलेक्टेड है उसके हिसाब से अलाइन ना हो, तो उसको डिबेट करने का हक मिलना चाहिए। तो ये आपका फ्रीडम इशू है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी करना, कि स्टेबिलिटी के लिए एंटी डिफेक्शन, बट विदाउट एनी डिबेट, है ना। स्टेबिलिटी विदाउट डिबेट इज काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप विद इन द इलेक्टेड पार्टी, है ना। सो और डिबेट विदाउट स्टेबिलिटी, डिबेट विदाउट स्टेबिलिटी इज केओस। मतलब कि स्टेबिलिटी की बातें करें और डिबेट को भूल जाएं। अगर हम स्टेबिलिटी की बातें करें तो हाँ में हाँ मिलाओ भाई, कोई अलग नहीं बोलेगा पार्टी लाइन से, है ना, वरना अफरा तफरी मच जाएगी। तो वो तो डिक्टेटरशिप हो गया, इंडिविजुअल मेंबर का कॉन्शियस कुछ रहा ही नहीं जो इलेक्टेड मेंबर है। लेकिन अब आपने स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हटा दिया कि बोलो जो जैसा बोलना चाहता है, बट उसका मतलब ये नहीं ना कि एक दूसरे से लड़ते फिरें रोज, तो उससे तो क्या हो जाएगा, वैसे ही केओस मच जाएगा। तो दोनों ही बैलेंस होना चाहिए, किसमें, स्टेबिलिटी और फ्रीडम में। ना ज़्यादा आपका मतलब ये होना चाहिए कि पार्टी की हाँ में हाँ मिलाओ, ना ज़्यादा ये होना चाहिए कि हर बंदा दूसरे दिन आपका अफरा तफरी कर रहा है, मतलब किसी भी उसका जो अपना बायस है उसकी वजह से, है ना। उससे क्या हो सकता है कि हर तीसरे दिन सरकार गिरा दी, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। So, the anti-defection law was born as a measure to cure instability, but ऐसा करने के चक्कर में इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है डेमोक्रेसी को। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को जो चुन के भेजते हैं उनको हमारी वॉइस उठानी है, हम उनको हमारी वॉइस बनना है, उनको हमारे मुद्दे उठाने हैं। बट वहाँ जाके वो क्या करते हैं, अपनी जिस पार्टी से वो चुने होते हैं उसके ओबीडियंट फॉलोअर हो जाते हैं, हाँ में हाँ मिला लेते हैं।
तो अगर हमारे मुद्दे जिनके लिए हमने उनको भेजा था हो सकता है वो उसको भूल जाएं, है ना। सो दोनों इशू है, तो इसीलिए मैंने बोला था एंटी डिफेक्शन लॉ, इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग, इज इट चेंजिंग आवर डेमोक्रेसी और इज इट स्टेबलाइजिंग आवर डेमोक्रेसी, है ना, दोनों चीज़ें। सो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि प्रोटेक्ट, ठीक है अच्छी बात है, इट प्रोटेक्ट गवर्नमेंट्स फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, बट इट शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट द लेजिस्लेटर्स द लॉ मेकर्स फ्रॉम, मतलब लाइक हैविंग द फ्रीडम टेकन अवे। कौन सी फ्रीडम? टू थिंक, टू स्पीक, है ना, टू रेज देयर इश्यूज, या इवन टू शो देयर डिसेंट। जो भी उनको मतलब आपका किसी पार्टी लाइन के खिलाफ उनको मतलब डिसेंट है, वो नहीं मानते हैं उस चीज़ से, वो एग्री नहीं करते हैं, वो दिखाने का उनको मौका मिलना चाहिए, है ना। सो वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को देख के, है ना। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, है ना। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, वट एवर यू फील लाइक, है ना। एंड वी विल कीप डूइंग सच मतलब डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड यू, किसी भी डोमेन से, है ना। दैट्स द मेन मोटो ऑफ आर सीरीज, दैट इज मास्टर वन कंसेप्ट एट अ टाइम, है ना। आई होप आपको इस चीज़ में जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखी होंगी जो पर्सपेक्टिव आपको एज इट इज़ कहीं लिखे हुए नहीं मिलते हैं, ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।